अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी लेक्चर में जो पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज greater than first ionization energy, factor affecting ionization energy, एंड लास्ट में ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक टेबल वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कम से कम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। ठीक है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी से हम क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम तो रिमूव करते हैं, लेकिन किससे रिमूव करेंगे? फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये आइसोलेटेड एटम होगा और गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी जो वो एटम जिससे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो कौन सा एटम होगा? आइसोलेटेड एटम होगा। आइसोलेटेड एटम मीन जो फ्री फॉर्म में होता है। फ्री मीन अकेला एटम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड एटम। ऐसा एटम जिसने किसी दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हो तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड एटम कहते हैं। और ये आइसोलेटेड एटम के साथ साथ कौन से स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा। फर्ज करें मेरे पास एक एटम है, ठीक है, एक एटम है और ये एटम सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इस एटम को मैं क्या देता हूँ? एनर्जी देता हूँ। तो ये एटम कन्वर्ट होगा कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब ये लिक्विड फॉर्म में जो एटम है इसको मैं एनर्जी देता हूँ, तो ये एटम कौन से फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसी एटम को जो कि आइसोलेटेड है और कौन से फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, इसको मैं एक और एनर्जी देता हूँ, तो इससे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन जो है इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। फर्ज करें मेरे पास है एक एटम है, लेट सपोज सोडियम है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के, 2, 4, 6 और ये हो गए 8, और लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। लेट सपोज ये क्या है? ये एक एटम है, और कौन सा एटम है? सोडियम एटम है, और किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है, और आइसोलेटेड एटम है, इट मींस जी अकेला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? ये क्या है? ये वैलेंस शेल है, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव करना चाहता हूं। ठीक है, आई वांट टू रिमूव दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये किस तरह रिमूव होगा? इसी इलेक्ट्रॉन को मैं क्या दूंगा? एनर्जी दूंगा। ठीक है, जब ये एनर्जी मैं प्रोवाइड करता हूं इस एटम को यानी इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिमूव होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या होता है? रिमूव होता है। इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। आयोनाइजेशन के रिजल्ट में यानी जब एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इसके रिजल्ट में क्या बनते हैं? आयंस। वो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो एज अ रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड
to remove valence electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, यानी इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय I.E से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी है किलो जूल पर मोल, इसकी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या है, इसकी यूनिट है। एक पॉइंट और याद रखिए कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको एटम हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ, और लिक्विड वाला एटम जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में, इसको भी हम एनर्जी देते हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट याद रखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी में ये सॉलिड वाला एनर्जी और ये लिक्विड वाला एनर्जी जिससे हम स्टेट चेंज करते हैं, ये आयोनाइजेशन एनर्जी में हम काउंट नहीं करते। हम कौन से एनर्जी काउंट करेंगे, एटम होगा, आइसोलेटेड होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो इससे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी में हम ये एनर्जी काउंट करेंगे और ये दोनों एनर्जी हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी डिफिनीशन है, रिप्रेजेंटेशन है और क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल क्या है इसकी। लेट सपोज एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल तो हमने सोडियम का किया एग्जाम्पल। ठीक है, एक सोडियम का। ठीक है, तो सोडियम में जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो सोडियम को कितनी एनर्जी दरकार होती है, 496 किलो जूल पर मोल, 496 या 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी जब हम सोडियम को देते हैं तो सोडियम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 6 और ये हो गया 8, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस तरह करते हैं कि एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं किस चीज को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और कौन सा एटम है, मैग्नीशियम है, गैसियस फॉर्म में है और आइसोलेटेड एटम है। ठीक है, तो जब हम एनर्जी देते हैं और मैग्नीशियम को कितनी एनर्जी देते हैं, 738 किलो जूल पर मोल, तो मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। मैग्नीशियम एटम है और इसी मैग्नीशियम एटम को जब हम एनर्जी देते हैं 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और 1 पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है मैग्नीशियम का, इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove 1 electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called first ionization energy। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम क्या क्या है, 738 किलो जूल पर मोल, और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की रिजल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं, मानो पॉजिटिव चार्ज वाला एटम हमारे पास आता है, यानी ऐसा एटम जिस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन से एनर्जी के रिजल्ट में, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, मानो पॉजिटिव एटम जो है वो बनता है। ठीक है, अब मैं इस तरह करता हूं कि ये मैग्नीशियम से मैं ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करता हूं। फर्स्ट तो मैंने रिमूव किया और इस फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है? 738 किलो जूल पर मोल। अब मैं इस तरह करता हूं कि ये मैग्नीशियम से मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, ठीक है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब मैं रिमूव करता हूं तो उसके लिए एनर्जी दरकार होगी 1450 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी दरकार होगी? 15 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होगी। और ये एनर्जी क्या होगी? ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। क्या होगी? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यानी फर्ज करें मेरे पास मैग्नीशियम था, एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी मैंने प्रोवाइड किए, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिमूव हो गया और मैग्नीशियम पर +1 चार्ज आ गया। अब इसी +1 मैग्नीशियम को मैं और एनर्जी देता हूं, और कितना एनर्जी? 1438 किलो जूल पर मोल एनर्जी देता हूं, तो ये मैग्नीशियम से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है। और कौन सा चार्ज आ जाएगा इस पर? डाई पॉजिटिव, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के रिजल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं? डाई पॉजिटिव एटम बनता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम पर एक चार्ज पहले से था, और एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन को जब मैं रिमूव करता हूं तो इस पर क्या चार्ज आ जाता है? +2 चार्ज आता है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से, तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखिए कि मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? 738 किलो जूल पर मोल, 738 किलो जूल पर मोल। और मैग्नीशियम का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 1450 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ये ऑलवेज ग्रेटर होता है किस चीज से? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर 738 है फर्स्ट आयोनाइजेशन, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है 1450, ये ऑलमोस्ट डबल है इसका, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वाई ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? तो रीजन ये है, फर्ज करें मेरे पास ये क्या है? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन के रिजल्ट में जब हम ये 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो इसके लिए कौन सी एनर्जी दरकार होती है? 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होती है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन से खत्म होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन पर ऑलमोस्ट ज्यादा होगा, यानी डबल होगा, ठीक है। पहला यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 था, और अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट डबल होगा। इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो अब इस इलेक्ट्रॉन पर है, ठीक है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो ये एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? ज्यादा है। तो देयर इज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं तो इसके लिए एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ग्रेटर होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, यानी ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी या तो इंक्रीज होगी या क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। पहला फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। इफेक्टिव
एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, या इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है और हीलियम का एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, ठीक है। और ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं न्यूक्लियस में, 2। और लेट सपोज यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। वैसे तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेट सपोज एक और इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में 1 प्रोटॉन है, यानी 1 प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ये यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी यहाँ पर हीलियम के केस में 2 प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये बात क्लियर है कि ये 2 प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं तो इसको हम एनर्जी स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू हीलियम वाले। क्यों स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 1 है और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, 2 है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो हमें ज्यादा प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू हीलियम वाले। इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज हायर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी, लोअर द न्यूक्लियर चार्ज लोअर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी है तकरीबन 13-12 किलो जूल फॉर मोल है, और हीलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी है तकरीबन 5230 किलो जूल फॉर मोल, 230 किलो जूल फॉर मोल, राउंड अबाउट तकरीबन यहाँ ये वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एनर्जी क्या है, 13-12 किलो जूल, और जब हीलियम से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो एनर्जी क्या है, 5230। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकंड फैक्टर है एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज फर्ज करें मेरे पास लिथियम का एक एटम है और एक एटम है सोडियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। ये लिथियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड शेल यानी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह सोडियम का ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 6 और ये 8, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एटॉमिक साइज क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, ये क्या है, ये एटॉमिक साइज है, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक साइज
ग्रेटर है एज कंपेयर टू लिथियम। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल कितने हैं, नंबर ऑफ शेल इन लिथियम इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ शेल इन सोडियम इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 3 शेल है और यहाँ पर कितने हैं 2। तो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल। एटॉमिक साइज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल को। ग्रेटर द नंबर ऑफ शेल हायर विल बी द साइज ऑफ दैट एटम, लोअर द नंबर ऑफ शेल लोअर विल बी द साइज ऑफ दैट एटम। यहाँ पर शेल 2 है तो इसका साइज स्मॉल होगा, यहाँ पर शेल 3 है तो इसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर भी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लिथियम के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है और सोडियम का साइज क्या है, बड़ा है। तो डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब हम ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं लिथियम का, तो इसके लिए एनर्जी क्या है, 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होती है लिथियम केस में। और सोडियम से जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इसके लिए एनर्जी दरकार होती है 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी दरकार होती है। इसका मतलब यह है कि लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है एज कंपेयर टू सोडियम का। और ये लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी इसीलिए ग्रेटर है कि लिथियम का साइज छोटा है एज कंपेयर टू सोडियम का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज का। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज का। जब एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, स्मॉल अमाउंट में होगी। और जब एटॉमिक साइज स्मॉलर होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी। इसका मतलब यह है कि जब एटॉमिक साइज ग्रेटर होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जब साइज ऑफ एन एटम वो स्मॉलर होता है, स्मॉल होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ग्रेटर होता है। तो जब वो स्ट्रांग होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर होती है। इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज का। ग्रेटर द एटॉमिक साइज लोअर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी, lower the atomic size of an atom, higher will be the ionization energy of that atom। ठीक है, थर्ड नंबर है इफेक्ट जो है फैक्टर्स इफेक्टिंग में, वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, फर्ज करें मेरे पास है सोडियम का एटम है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए फर्ज करें यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह इन इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज। किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। तो ये इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये डिक्रीज होता है, कम होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम क्या कहते हैं,
शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। एक पॉइंट और याद रखिए कि जब नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ही डिक्रीज होती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि फर्ज करें यहाँ पर लिथियम के केस में नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और सोडियम के केस में इनर इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। टोटल इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, और लिथियम के केस में इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। इनर इलेक्ट्रॉन क्या है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या कहते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर लिथियम के केस में इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और सोडियम के केस में इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। और लिथियम के केस में इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिक्रीज करेगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट में डिक्रीज करेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज को? शील्डिंग इफेक्ट को। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट lower will be the ionization energy. Higher the shielding effect, lower will be the ionization energy. Lower the shielding effect, higher will be the ionization energy. ठीक है, इसी तरह फोर्थ नंबर फैक्टर्स है। फोर्थ नंबर फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, हमारे पास 4 टाइप्स के ऑर्बिटल है, एस, पी और डी, और फोर्थ वन क्या है? एफ। ठीक है, तो ये एस वाला ऑर्बिटल जो है ये नियर टू द न्यूक्लियस है। तो जब ये नियर टू द न्यूक्लियस होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इसे एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा दरकार होगी एज कंपेयर टू पी। यानी पहला नंबर पर एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक है, सेकंड नंबर पर पी है, थर्ड डी, और फोर्थ नंबर पर क्या है? एफ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डिक्रीज होता है। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं इस सबशेल से तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पी को, और जब हम पी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा दरकार होगी एज कंपेयर टू डी, और जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं डी से तो इसके लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होगी एज कंपेयर टू एफ। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को हम देंगे जो एस सबशेल में है, और फिर पी, और फिर डी, और लास्ट वाला एफ। यानी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से सबशेल की होगी? एस सबशेल की होगी। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पहला ट्रेंड्स हम पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप यानी ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द ग्रुप। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ, टॉप से आते हैं किस तरफ? बॉटम की तरफ। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। रीजन क्या है? रीजन है फर्स्ट नंबर रीजन के एडिंग ऑफ शेल होता है। एडिंग ऑफ शेल यानी जब हम टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ तो क्या ऐड होता है? शेल ऐड होता है। जब शेल ऐड होता है तो साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ता है तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। और सेकंड नंबर पॉइंट है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ये क्या होती है? शील्डिंग
इफेक्ट ये इंक्रीज होता है। तो जब ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी जब टॉप से हम आते हैं बॉटम की तरफ तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इनर आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज को, और क्या किस चीज को, शील्डिंग इफेक्ट को। तो जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फर्ज करें मेरे पास है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और पोटाशियम है एटॉमिक नंबर 19। ये ग्रुप नंबर फर्स्ट मेंबर है, ग्रुप नंबर फर्स्ट। यानी जब हम टॉप से आते हैं किस तरफ, बॉटम की तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। लेट सपोज हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, लिथियम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सेकंड शेल में या वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह पोटाशियम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 18, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ तो क्या होता है, एडिंग ऑफ शेल होता है। यहाँ पर शेल 1, यहाँ पर शेल 2, यहाँ पर शेल क्या है 3, और यहाँ पर शेल क्या है 4, ठीक है। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो शेल ऐड होता है, और जब शेल ऐड होता है तो शेल क्या है, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल को। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी है 13-12 किलो जूल फॉर मोल, लिथियम का है 520 किलो जूल फॉर मोल, सोडियम का है 496 किलो जूल फॉर मोल। तो इसका मतलब ये है कि जब हम टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फर्स्ट रीजन क्या है कि शेल जो है ये ऐड होता है, साइज इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट जो है ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिक्रीज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट नहीं है क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इनर इलेक्ट्रॉन 2 है, शील्डिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पर शील्डिंग इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 8 10। यहाँ पर कितने हैं, 8 इस शील पर है, 8 इस शील में है, 8 इस शील में है, तो हो गए 16, और 2 इस शील में है 18। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डिक्रीज होगा क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डिक्रीज होगा। और जितनी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये क्या होगी, ज्यादा डिक्रीज होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब हम टॉप से आते हैं बॉटम की तरफ तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। रीजन क्या है, एडिंग ऑफ शेल होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज। और इसी दोनों का इफेक्ट ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स एंड पीरियड, ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड पीरियड, ठीक है। पीरियड में हम जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। लेफ्ट से कहाँ पर जाते हैं, राइट की तरफ। तो लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये इंक्रीज होती है, ठीक है। क्यों इंक्रीज होती है, रीजन, फर्स्ट रीजन ये है कि सेम नंबर ऑफ शेल यानी पीरियड में शेल ऐड नहीं होता, ठीक है। क्या इंक्रीज होता है, नंबर 2 इंक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज,
क्या इंक्रीज होता है? न्यूक्लियर चार्ज। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टूवर्ड राइट साइड एंड पीरियाडिक टेबल, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। फर्ज करें मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है हीलियम, हीलियम में 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 है। तो यहाँ पर मैं इस हाइड्रोजन को एनर्जी देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ? रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ? मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कितने हैं? पॉजिटिव 1, यानी 1 प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ये यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एक अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो बात यहाँ पर क्लियर है कि ये 2 प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये है कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जितनी न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब ये है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से जाते हैं राइट की तरफ तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। इसका रीजन ये है कि शेल सेम होता है, इंक्रीज नहीं होता। यहाँ पर भी 1 शेल है, यहाँ पर भी 1 शेल है, और क्या इंक्रीज होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी है 1312 किलो जूल फॉर मोल, और हीलियम का है 5230 किलो जूल पर मोल। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। रिजल्ट क्या है? शेल सेम होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये था आयनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।